आज भारत की सबसे बड़ी लोहा और इस्पात की कंपनी टाटा पूरी दुनिया में अपनी नाम कमा रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय टॉपिक यही है। इंटरेस्टिंग बात है, चलिए सुनते हैं, ध्यान से सिर्फ सुनिए। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वह भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने से काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत के में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उन्हें उम्दा लोहा अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जब जंगल में खाक छानने के बाद वे बेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियां में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। राजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं थी। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा जी की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों की निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को की कहते हैं कि स्थापना हुई। 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू होने लगा। 1904 में शुरू किया गया और 1912 में उत्पादन शुरू हो गया। टिस्को की स्थापना बहुत ही सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी इतनी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालत बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत में आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। औपनिवेशिक सरकार के खरीदने के बाद जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये यहाँ पे बात कर रहा है साथियों, जब ब्रिटिश का भारत औपनिवेशिक था तो ब्रिटिश खुद
विनिर्माण वस्तुओं को भारत में लाते थे, जबकि भारत से कच्चे माल ले जाया करते थे और महंगे दामों में अपने विनिर्माण वस्तुओं को, हालांकि भारतीयों सामान के तुलना में वे सस्ते होते थे क्योंकि वे बड़े बड़े औद्योगिक तरीके से निर्माण करते थे, तो उनका पैसा बच जाता था, जबकि भारत में बहुत कम उत्पादन हो पाता था और ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए उसके तुलना में ऐसा होता था। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उनके बाद सामने आए। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इसे बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। इस प्रकार भारत में टिस्को कंपनी आज तभी से अभी तक नंबर 1 है और बहुत ही अच्छा रूप से काम कर रही है। जय हिंद।